नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। रिजर्व बैंक ने डिफॉल्टर्स के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरबीआई ने डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कसने की प्रक्रिया को शुरू किया है और अभी सिर्फ 12 खातों की पहचान हुई है और जल्द ही 38 खातों की पहचान कर ली जाएगी। शुरुआत में 5,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज वाले खातों को चुना गया है। पहचान किए गए खातों पर बैंकरप्सी कानून के तहत कार्रवाई होगी। डूबे पर एक्शन तेज, 12 खातों की पहचान, अब होगी कार्रवाई। एनपीए अध्यादेश के बाद रिजर्व बैंक ने लोन डिफॉल्टर्स के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरबीआई ने ऐसे 12 खातों की पहचान की है जिनके खिलाफ बैंकरप्सी कोड के तहत कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ इन 12 खातों पर कुल एनपीए का 25% हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई की इंटरनल एडवाइजरी कमेटी बैंकरप्सी के तहत कार्रवाई के लिए 38 और खातों की लिस्ट जारी करेगी। योजना के तहत बैंकरप्सी के लिए कार्रवाई करने के लिए कुल 50 खातों की पहचान करनी थी। सूत्रों का कहना है कि 38 खातों को बैंकरप्सी में भेजने से पहले नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि जिन 12 खातों की पहचान की गई है उन पर कार्रवाई कैसे की जाएगी। अभी 12 खातों के खिलाफ बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड के तहत कार्रवाई होगी। आरबीआई की इंटरनल एडवाइजरी कमेटी ने अभी सिर्फ उन खातों की पहचान की है जिन पर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इनके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू करने के लिए आरबीआई गाइडलाइंस जारी करेगा। पहचाने गए 12 खातों पर बैंक एनसीएलटी में केस करेंगे। ऐसे मामलों को एनसीएलटी प्रमुखता से देखेगा। एनसीएलटी फैसला लेगा कि इन खातों पर इंसॉल्वेंसी का केस चलेगा या नहीं। एनसीएलटी की मंजूरी के बाद इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू होगी। बैंक एनसीएलटी के फैसले को एनसीएलएटी में चुनौती दे सकते हैं। इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया के लिए 6 महीने का वक्त लगेगा। कंपनी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त करेगी। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल 1 महीने के लिए होगा। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बैंक के साथ मिलकर प्रक्रिया शुरू करेंगे। फिर फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तय होगा। इस दौरान कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। संपत्ति का ट्रांसफर, बिक्री और रिकवरी भी नहीं की जाएगी। 6 महीने में प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर एनसीएलटी 90 दिन का वक्त और दे सकता है। इसके बाद कंपनी को बेचने की प्रक्रिया शुरू होगी। आईबीसी में सारे टाइमलाइन है। एक टाइमलाइन है फॉर एनसीएलटी टू एडमिट ए प्रोसेस, एडमिट एन एप्लीकेशन विद इन 14 days. After it is admitted, the committee of creditors is formed. They get 180 days to come up with a resolution plan. They need to approve a resolution plan with 75% majority in 180 days. And they know if they do not do so, the consequences that will follow. The consequence is that the company will be liquidated. आरबीआई ने 12 बड़े एनपीएस वाले खाता धारकों के नामों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन एनपीएस के खिलाफ अब तक की इसे सबसे बड़ी लड़ाई बताया जा रहा है। अभी एक इसका रेजोल्यूशन होगा, 180 दिन तक मेरे ख्याल से इसका प्रोसेस है। उसके बाद भी स्पेशल केसेस में 90 दिन भी मिल सकता है। तो जो भी है, तो 180 दिन के बाद ज्यादातर केस में अगर रेजोल्यूशन नहीं हुआ कि अब ये बैंक्स ने अपने बीच में ये तय नहीं किया क्या करना चाहिए, तो ये फिर अंत में जाके ये लिक्विडेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बात पहले से जो चली आ रही है, सालों तक ये पड़ा रहता है, ऐसा अब नहीं होगा। देश का बैंकिंग सेक्टर एनपीए के बोझ से बेहाल है। बैंकों का करीब 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज डूबा हुआ है। इनमें से करीब 6 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सरकारी बैंकों के हैं। ऐसे में बैंकों की हालत सुधारने के लिए आरबीआई ने डूबे कर्ज की रिकवरी के लिए कमर कस ली है। अभी एक्शन की शुरुआत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 4 खास मेहमान यहां पर जुड़ गए हैं। पीके मल्होत्रा साहब हैं, फॉर्मर डेप्यूटी एमडी हैं एसबीआई के, साथ ही साथ डीके मित्तल, फॉर्मर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। दर्शन उपाध्याय पार्टनर हैं ईएलपी के, वो भी मेरे साथ हैं। और साथ ही अभय एल बोंगरीवार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, ईडी हैं आईडीबीआई बैंक के। और मुंबई से मेरे सहयोगी मनोज धारा भी हमारे साथ है। डीके मित्तल साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि क्या सरकार बैंकरप्सी कोड के चलते एनपीए का हल निकालने में कामयाब हो पाएगी, आपको लगता है? Mr. Mittal, can you hear me?
चलिए मिस्टर मित्तल से हम यहाँ पर दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। पीके मल्होत्रा साहब के पास आना चाहूंगी। सर, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि जो 50 से 60 बैंक हैं, जेटली साहब का कहना है कि 50 से 60 जो माफ कीजिएगा 50 से 60 जो कंपनियां हैं, जो बड़े डिफॉल्टर्स हैं, अगर उनसे पैसा ले लिया जाता है, उनसे पैसा निकलवा लिया जाता है तो एनपीएस की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। आपको लगता है कि इतना आसान होगा बैंकरप्सी कोड के तहत इनसे पैसे निकलवाना डिफॉल्टर्स से? देखिए, बैंक्रप्सी कोड एक नया एक्सपेरिमेंट है, मैं कहूँगा। फाइनल इसमें क्या निकलेगा इस स्टेज पे कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जितने भी लॉज बनाए गए थे, पहले BIFR बनाया गया था, फिर उसके बाद सरफेसी बनाया गया। लॉ में कमी हमारे देश में कम ही होती है। हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में, उसके एग्जीक्यूशन में होती हैं। जैसे सरफेसी के बारे में DRT बनाए गए, लेकिन अगर आप उनके पास देखें कि वर्कलोड कितना ज़्यादा है और क्या उनका डिस्पोजल रेट है, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। ये जो नया एक्सपेरिमेंट है कोड का, इसमें एक बहुत अच्छी बात है, पहले से डिफरेंस है। नंबर 1, इसमें कम से कम ड्राफ्ट के स्टेज में ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा इंटरफेरेंस इस कोड के इम्प्लीमेंटेशन में ना हो। सरफेसी में क्या होता था, कहीं कोई ऑक्शन कहीं लगी और साथ के साथ स्टे मिल गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने कई जगह पे स्पेसिफिक ऑर्डर्स दिए हैं कि लोअर कोर्ट स्टे नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हो रहा था। अब इस कोड में स्पेसिफिकली कहा गया है कि ओवरराइडिंग पावर्स हैं इस कोड को। जहाँ पे भी कहीं इस कोड के अगेंस्ट लॉ है, उसमें ये कोड का जो इंटरप्रिटेशन है वो बेटर रहेगा जी। ये बहुत अच्छी बात है इसमें। और दूसरी बहुत अच्छी बात है कि जो पोजीशन है ड्यूरिंग रेजोल्यूशन प्रोसेस, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के पास है, जो पहले हमेशा डेटर के पास रहता था। तो एसेट्स की जो पहचान है, एसेट्स को वर्कआउट करना है, एसेट्स को अल्टीमेटली अगर रेजोल्यूशन प्लान नहीं बनता है, बेचना है, वो डेटर्स के पास में नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के पास में है, जो कि क्रेडिटर्स मॉनिटर करेंगे, बैंकर्स मॉनिटर करेंगे। तो ये काफ़ी बड़े डिफरेंसेस हैं पहले के टाइम से, और इसीलिए बैंकर्स को इस कोड से बहुत आशाएं हैं। देखना होगा कि इस कोड के साथ जुड़े हुए सभी लोग, जो सभी अथॉरिटीज़ हैं, वो किस तरीके से टाइम बाउंड मैनर में अपना काम कर पाती हैं। मल्होत्रा साहब, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इंसॉल्वेंसी से लेकर जी इंसॉल्वेंसी से लेकर लिक्विडेशन का जो प्रोसेस है, उसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि अगर कोई कंपनी जिसने डेट लिया है 50,000 करोड़ का, और उस कंपनी का जो टोटल एसेट है वही 20,000 करोड़ रुपए है, तो फिर जो लॉस है 30,000 का, उसे कौन बेयर करेगा? सरकार ने तो यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो किसी भी तरह का लॉस ऐसा बेयर नहीं करेगी, तो क्या ये बैंक के पास ही रहेगा? देखिए, ऐसा है कि लॉसेस जो, एक मिनट प्लीज, जी सर, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ यहाँ पर। दर्शन, आपसे समझना चाहूंगी यहाँ पर कि बैंक्स जो है वो जब NCLT जाएंगे तो दो प्रोसेस यहाँ पर सामने दिखते हैं, इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेंट यहाँ पर। लेकिन अगर जो डिफॉल्टर फर्म है वही अगर NCLAT चला जाता है, एपेलेट ट्राइब्यूनल चला जाता है, तो फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसेस होगा? नहीं, देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रोसेस में हम इट इज़ एट दिस स्टेज डिफ़िकल्ट टू से कि खाली वाइंडिंग अप ही होगा या क्या होगा। इंटेंशन लेंडर्स का तभी मीट होगा जब प्रोफेशनल को आइडेंटिफाई करके ये एसेट से कुछ रिकवरी होगी विच इज़ सब्सटेंशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ सारी स्टेक होल्डर के लिए। तो पहले तो इंटेंशन
प्रोफेशनल का ये रहेगा कि ये 180 दिन में हम कैसे कुछ ऐसी व्यक्तिगत चीज से कैसे अंडरस्टैंडिंग कर सके, कैसे एसेट को रिवैम्प कर सके, कैसे कंपनी को रिवाइव कर सके कि कम से कम हिट लेंडर्स को लेनी पड़े। और अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है क्रेडिटर्स के पास तो फिर वाइंडिंग अप करने की जरूरत ही नहीं है। प्रोबेबली सम हेयरकट लेंगे लेंडर्स, बट इंटेंशन ये होना चाहिए कि कंपनी को कैसे रिवाइव रखे, क्योंकि वाइंडिंग अप मे बी द लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि सबका फायदा नहीं होगा, बिकॉज एसेट वो टाइम तक कितनी डिप्लीट हो जाएगी, कितनी वैल्यू मिलेगी वो तो कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये 180 दिन में आइडिया ये होना चाहिए कि ये कंपनी को कैसे रिवाइव कर पाए, कैसे नए इन्वेस्टर लेके आए, कैसे उसकी फंडिंग कर पाए कि लेंडर्स को कम से कम हिट लेनी पड़े। But do you और think अगर for the ये banks 180 दिन में नहीं होता है, जैसे सर अभी पहले हाँ या जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। सॉरी, यू आर आस्किंग समथिंग। हाँ दर्शन, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या अगर ये 180 दिन में नहीं हो सकता है, आई एम सॉरी, थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अगर ये 180 दिन में नहीं होता है तो 90 दिन का और टाइम दे सकते हैं एनसीएलटी से। एंड वाइंडिंग अप टू माई माइंड हैज टू बी द लास्ट रिजॉर्ट, कि जहां कुछ नहीं हो सकता है कंपनी का। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ द एसेट्स आर एज आपके एग्जांपल में आपने बोला कि अगर 20,000 करोड़ के ही वर्थ है तो बाकी के 30,000 करोड़ का क्या होगा। इन दैट सिचुएशन इट डिपेंड्स अगेन ऑन द सेक्टर। जैसे आईटी कंपनी या आईटी सेक्टर या सर्विस सेक्टर जहां कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू हो सकती है, वहां उतने एसेट्स नहीं होंगे। सो डिपेंडिंग ऑन कौन सी कंपनी और क्या है, यू कैन फाइंड आउट सम अदर वेज टू डील विथ इट। बट वर्स्ट केस सिनेरियो, either it can come up to a hit on something or the banks will have to go and identify why and whether there was any fraud involved in this matter, कि ये पैसा whatever they could not recover was actually something that was missing. If it was a pure business loss तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट जहां ऐसे एलिमेंट इन्वॉल्व है, जहां कुछ रिकवरी की प्रोसीडिंग पॉसिबिलिटी है, जहां फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग ऑफ फंड्स हुआ है, तो उसके लिए इंडिपेंडेंट एक्शन बाद में बैंक्स ऑफ कोर्स कर सकते हैं। मनोज, बैंक्स के लिए पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत आसान नहीं होने वाला है। हालांकि समय जरूर दिया जाएगा किसी भी फर्म को, डिफॉल्टर फर्म को। यहाँ पर 180 दिन का समय है, आप पूरे के पूरे एसेट्स को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, बट फॉर बैंक्स इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी इजी जॉब। Of course, अनुया, जैसे अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लेके एक लार्जर कंसर्न जो एनपीए दैट हैज बीन हाउंडिंग द एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री फ्रॉम लॉन्ग टाइम। अगर हम टाइम की अगर हम बात करें तो इसके पहले भी बहुत सारे, जैसे सर बता रहे थे कि बहुत सारे एक्ट्स आए हैं, बहुत सारे कोर्ट्स आए हैं जहाँ पर टाइम इज नॉट एन इशू, बट द विलिंगनेस ऑफ प्रमोटर टू पे दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे लेकर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है दैट कम्स एट अ टाइम एग्जैक्टली 1 month आफ्टर, जहाँ पे करेक्टिव एक्शन प्लान जो दिया गया था बैंक्स को लेकर। आरबीआई को बहुत सारे पावर्स भी दिए गए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे लेकर वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि 180 डेज में रेजोल्यूशन होता भी है। हाँ। और यहाँ पे लेकर जैसे हमारे एक्सपर्ट्स बता भी रहे थे यहाँ पे कि 90 डेज का एक एडिशनल विंडो दिया जाएगा एंड पोस्ट दैट देयर विल बी अ लिक्विडेशन प्रोसेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये हो गया अनुया कि यहाँ पे लेकर हेयर कट इज समथिंग जो बैंक्स जो है वो डर रहे हैं and on an individual inquiry on their staff which will be handling this process. This will not be an easy process from here on, but यहाँ पे लेकर banks will also ask some relaxation or some immunity in that front, जहाँ पे ये प्रोसेस एक इजी और एक सरल तरीके से दिख सके जो एक्चुअली है नहीं अनुया। हाँ ठीक है, दर्शन से ये समझना भी चाहूंगी कि अगर सिंपल भाषा में इस पूरे प्रोसेस को वो समझाएं तो किस तरह से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मनोज, आपने बहुत सही बात यहाँ पर कही, क्योंकि सरकार बहुत क्लियरली कह चुकी है कि एनपीएस का बोझ जो है वो हम यहाँ पर नहीं उठाएंगे। ऐसे में पीएसयू बैंक्स जिन पर करीब करीब 6 लाख करोड़ का एनपीए है वो किसके खाते में यहाँ पर जाएगा ये देखना होगा। मेरे साथ यहाँ पर एक और खास मेहमान है, मिस्टर अभय भी हमारे साथ है। मिस्टर अभय, रिजर्व बैंक ने 12 खातों को आईबीसी में डालने के लिए मंजूर तो कर दिया है यहाँ पर, लेकिन अब इसके आगे प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, इसके बारे में अभी आरबीआई एक डिटेल गाइडलाइन और भी इशू करने वाली है कि जिसमें वो प्रोसेस और क्या पैरामीटर्स के तहत हमें इसको रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए या एनसीएलटी में अप्रोच करते समय कैसे इसके साथ डील करना चाहिए, इसके बारे में कहने वाली है।
बट इसके बावजूद मैं एक आपको बात कहना चाहूँगा कि अगर गए 1-1.5 साल से हम लोग इस NPA रिजोल्यूशन रिस्ट्रक्चरिंग पे बहुत काम कर चुके हैं, सारे बैंकिंग और बड़े बड़े अकाउंट पे, क्योंकि हमारे पास SDR सबसे पहले CDR मैकेनिज्म था, फिर SDR मैकेनिज्म आ गया, फिर एस्पोरे आ गया, फिर रिफाइनेंसिंग आ गया। ये सारे मैकेनिज्म हमने इन हर अकाउंट के ऊपर हमने इसके ऊपर काम करके हमने एक डिफरेंट पैकेजेस इसके साथ बनाए थे, और बहुत सारे ये पैकेजेस और रिस्ट्रक्चरिंग हम IBA के तहत सैंक्शन करने वाले थे। उस समय कुछ घटनाएं ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर ने ये डिसाइड किया कि अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाए, रिजर्व बैंक से हम क्लैरिटी ले लें कि इसको आगे कैसे जाए। अभी एक 4 या 5 महीने की रिजर्व बैंक और आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ RBI बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एक हमें नई दिशा मिली है कि आप NCLT के तहत भी कुछ रिस्ट्रक्चरिंग पैकेजेस कर सकते हो या कुछ NPA को रिजोल्यूशन कर सकते हो। क्या ये प्रोसेस जो आगे चलने वाले, जो हमें लगता है कि NCLT के थ्रू ये जो 12 या 13 अकाउंट होंगे उसमें हमें एक डेफिनेट वेल डिफाइंड टाइम फ्रेम के अंदर रिजोल्यूशन मैकेनिज्म करने की एक प्रोसेस मिलेगी। उसमें क्योंकि प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाएंगे, उन प्रोफेशनल को हम ऑलरेडी बनाए हुए पैकेजेस, ऑलरेडी बनाए हुए स्ट्रक्चर स्कीम्स सबमिट करेंगे। एक एडवांटेज ये होगा कि ये प्रोफेशनल पब्लिक प्रोसेस के थ्रू जितने इन्वेस्टर्स हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, पहले क्या होता था कि ये जो हमने पैकेजेस बनाए उसमें खाली बैंकर्स इन्वॉल्व थे, अभी सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, इक्विटी इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे, और इवन दी गवर्नमेंट एजेंसी जिनके टैक्स पेमेंट नहीं हुए या जैसे सर्विस टैक्स की लायबिलिटी है। और इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक वेल स्ट्रक्चर पैकेज निकलेगा। उसके बावजूद में हमें इन्वेस्टर मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, एक आगे वाले टाइम की संभावना है, क्योंकि इन्वेस्टर मिलता है तो वो NCLT के थ्रू उसका रिजोल्यूशन निकल जाता है। ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टर नहीं मिलता है और हमें एक दूसरे आगे की कार्रवाई उसमें करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, यही बड़ा सवाल है यहाँ पर। जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में यहाँ पर कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी तपन रे ने कहा कि RBI की कार्रवाई से बैंक अपने NPA का बोझ तेजी से कम कर सकेंगे। सुनिए। जिस तरह से RBI की कमेटी ने 12 बड़े अकाउंट को सीधे IBC के लिए रेफर कर दिया, अब इसके बाद का क्या प्रोसेस होगा? अब इसमें ऐसा होगा कि ये सब केसेस NCLT के पास आएंगे, और NCLT आप जैसे जानते हैं कि 1 साल से एस्टेब्लिश हो चुका है, और उसके बाद जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है वो भी सरकार ने उसको अमल में कर दिया है। तो उस कोड के हिसाब से अब काम चलेगा, और उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के हिसाब से इंसॉल्वेंसी को कैसे रिजॉल्व किया जाए जिससे कि एकदम लिक्विडेशन में ना जाना पड़े, तो जिससे सबको फ़ायदा हो, इस दिशा में हम अभी जा रहे हैं। इस दौरान जो कंपनी का काम कैसे होगा? एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है, तो और कमिटी होते हैं क्रेडिटर्स का जिनका पैसा फंसा हुआ है, और वो सब मिलके एक इसका समाधान लाते हैं, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो कंपनी के लिक्विडेशन की तरफ भी जा सकते हैं, बट उसको प्रिवेंट करने के लिए जितना भी पहले स्टेप्स लेना होता है लेते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि NCLT एक साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको और मजबूत कारगर बनाया जाए ताकि NPA को और बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सके, उसके लिए क्या सरकार कदम उठा रही है? हाँ, NCLT सरकार ने शुरू किया है, 1 साल हो गया है, और इसको और स्ट्रेंथन और मजबूत बनाने के लिए हमें और भी मेंबर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा, जुडिशियल मेंबर्स लेने पड़ेंगे। हम ऑलरेडी ले रहे हैं, ले चुके भी हैं और भी लेंगे, और टेक्निकल मेंबर्स होंगे, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर मिला के बेंच क्रिएट होता है। जहाँ ज़रूरत होगा हम बेंच भी ज़्यादा कर देंगे, जिससे कि वहाँ का वर्कलोड को इजीली हैंडल किया जा सके। तो NPA को लेकर सरकार यहाँ पर बेहद सख्त है। मिस्टर मल्होत्रा, पावर, स्टील और इंफ्रा, ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर बैंकों का सबसे ज़्यादा कर्ज डूबा हुआ है। सर, क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में इन सेक्टर्स को जब भी लोन की प्रक्रिया को फॉलो किया जाना चाहिए तो नियम थोड़े और कड़े हो जाने चाहिए? देखिए, इन तीनों सेक्टर्स में कोई भी कॉमन प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता है। तीनों ही सेक्टर बहुत अलग अलग किस्म के हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पावर और स्टील में ख़ास तौर पे बैंकर्स को फ्यूचर में डेट इक्विटी के ऊपर थोड़ा और ध्यान देना होगा। इक्विटी कंट्रीब्यूशन, हालांकि हमारा कंट्री इक्विटी स्टाफ्ड है, लेकिन फिर भी इक्विटी कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली अभी जितना हम लेते रहे हैं उससे ज़्यादा लेना होगा। तभी हम इंश्योर कर पाएंगे कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बोरोवर्स हैं, उनका स्टेक हायर रहेगा, और इस तरह की सिचुएशन जैसी आपने
थोड़ी देर पहले कही कि 50,000 करोड़ का डेट है और 22,000 करोड़ के एसेट हैं, इस तरह की सिचुएशन कभी नहीं आने पाएगी। अगर वैसा हम कर पाएंगे, लोगों का स्टेक बढ़ा पाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि इन सभी सेक्टर्स में, तीनों सेक्टर्स में हम बेटर कर पाएंगे। इंफ्रा के सेक्टर में खास तौर पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इंफ्रा सेक्टर के जो एसेट्स होते हैं वो ओवरनाइट नहीं बन जाते हैं, और उनकी जो कैश फ्लो होती हैं वो भी रिलेटिवली बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए होती हैं, और उनका जो किसी भी समय पे लिक्विडेशन प्रोसेस, अगर हम सोचेंगे कि इंफ्रा प्रोजेक्ट में हम लिक्विडेशन प्रोसेस में जा सकते हैं, तो उसमें हमारी रिकवरी बहुत ही कम होगी। इसलिए उसके लिए तो बिल्कुल बिजनेस मॉडल हमें अलग अडॉप्ट करना होगा। मिस्टर मल्होत्रा, आपके मुताबिक किस तरह की कठिनाइयां उस बिजनेस मॉडल में इन 2-3 चीजों का खास ध्यान है? रखना होगा। आईबीसी में जैसा अभी दिखाई दे रहा है, बैंकों का सबसे बड़ा जो फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाला है वो है हेयर कट। एक बात तो ये है कि हेयर कट इतना बैंक लेने की पोजीशन में है, पहली बात तो ये है। हालांकि इनमें से काफ़ी जो डेफिसिट है वो प्रोवाइड फॉर हो चुका है पिछले सालों में, लेकिन आगे में जितना भी डेफिसिट बचा हुआ है, बैंकर्स क्या उस पोजीशन में हैं कि वो प्रोवाइड फॉर कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है वो है कि जहाँ भी हेयर कट होगा, जहाँ भी किसी तरह की रिलैक्सेशन होगी, तो रिलैक्सेशन कहीं फ्यूचर में फिर खोली जाए कि इसको कैसे रिलैक्सेशन दिया गया, ये हेयर कट कैसे हुआ। हालांकि इस बार ये जो सारा प्रोसेस है एनसीएलटी के उसमें मॉनिटरिंग में होगा, तो इसलिए ये सोचा जा सकता है कि बैंकर्स को डेफिनेटली प्रोटेक्शन रहेगी। लेकिन यही सब कुछ पहले एक्ट्स के अंडर भी सोचा जाता रहा था। ये फ्यूचर में जो पीछे के लिए हुए डिसीशंस खोल के विद द हेल्प ऑफ हाइंडसाइट, अगर बैंकर्स को कुछ झेलना पड़ेगा, तो मैं समझता हूं कि वो भी काफ़ी बड़ा एक चीज़ बैंकर्स के दिमाग में अभी भी है। ठीक है। अभय, अगर कोई एसेट बैंकरप्सी में आ गया और इन्वेस्टर उसकी वैल्यू अगर कम आंकता है क्योंकि उस एसेट पर बैंकरप्सी का ठप्पा लग गया है, तो क्या बैंकों को इस स्थिति में एसेट की कम वैल्यू से घाटा सहना होगा? इस बात का ना समय ही कह पाएगा, बट जहाँ तक मुझे जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ इस बात के ऊपर, इसमें एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आने की वजह से क्या होने वाला है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो अभी ऊपर आ गएंगे। बिकॉज ये तो नहीं है कि बैंक ने एक अकाउंट बेच दिया तो इसका मतलब उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, बिकॉज उसके अंदर जो स्टैट्यूटरी पेमेंट्स है, वर्कर्स के पेमेंट है, वो तो हमें करने पड़ेंगे। तो कोई भी जो इन्वेस्टर आगे चल के आने वाला था वो सब स्टडी करके प्राइस देने वाला था। ठीक है सर। अभी एनसीएलटी रूट में क्या होगा, ये पूरे नंबर्स की एक स्टडी एक साथ हो जाएगी, तो आगे वाले इन्वेस्टर को। ठीक है, मेरे सहयोगी मनोज कुछ सवाल यहाँ पर पूछना चाहते हैं। मनोज, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, थैंक यू अनिया। बट यहाँ पर मेरा सवाल मित्तल सर से ये होगा, एज अ टाइम व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हायर रेजोल्यूशन ऑफ एनपीएस, अगर एक एसेट या से फॉर एग्जांपल एक एनपीए जो एक लार्जर कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स के पास में है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका प्रोसेस कैसा रहेगा एट अ टाइम व्हेन स्पेशली रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एसेट्स के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस बदल चुकी है सर? हाँ, मिस्टर मित्तल हमारे साथ नहीं है मनोज। मिस्टर मल्होत्रा, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अभी आरबीआई ने पूरा प्रोसेस बताया नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो है कि सबसे पहले तो ये देखा जाता है जो एसेट क्रिएट हुआ है वो वायबल है कि नहीं है, और उसके बाद ही किसी तरह का रेजोल्यूशन प्रोसेस बनाया जा सकता है। मेरी समझ है कि जो पहले के ये प्रोसेस थे इनको तो शायद बिल्कुल ही हटा पाना पॉसिबल नहीं होगा। इस प्रोसेस में जो थोड़ा टाइम लगेगा, उस टाइम के बाद जैसा भी रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाएगा, उस रेजोल्यूशन प्लान के हिसाब से ही बैंक्स डिसाइड कर पाएंगे कि ये प्रोसेस उनको कितना पैसा दे पाएगा और दे। ठीक है मिस्टर उपाध्याय, एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि 12 खातों के अलावा जो बाकी के खाते हैं, क्या अब समय आ गया है जब उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है? नहीं, तो आरबीआई ने थोड़ा इंडिकेशन तो उनके जो नोटिफिकेशन आए उसमें भी दिया है
कि उन्होंने बोला है कि जो बाकी के खाते हैं उनको दे मे कम अप विद सर्टन गाइडलाइंस के बैंक को उनके लिए क्या करना चाहिए, सो दैट के बिफोर 6 महीने के अंदर अगर उनके लिए कुछ अच्छा रिजोल्यूशन प्रोसेस डिसाइड कर सकते हैं तो यू डोंट हैव टू देन बी फोर्स टू गो इनटू दिस प्रोसेस। तो उनके लिए प्रोबेबली सम इंडिकेशन मे कम विद देन आरबीआई गाइडलाइंस। एंड बाकी तो आपका कहना सही है कि अगर आरबीआई ने ऑलरेडी ऐसे इनिशिएटिव ले लिए हैं तो उनका अगर ऐसा होगा कि कोई एनपीएस इतने सब्सटेंशियल और कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो आरबीआई उन एसेट्स के लिए भी वैसा बोल सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर दर्शन उपाध्याय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीके मल्होत्रा साहब, थैंक यू सो मच। अभय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मनोज आपका भी यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरबीआई ने 12 खातों की यहाँ पर पहचान कर ली है जिसकी वो बैंक्रप्सी कोड के तहत अब कार्रवाई करेगी।